Hello everyone, a very good evening to all of you friends. I hope you all are so well. आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 007 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है भारतीय समाज में लोकतांत्रिकरण और बदलता स्वरूप। इस चैप्टर में आप फ्रेंड्स देखोगे कि लोकतंत्रीकरण आने के बाद, लोकतंत्र के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नहीं हुए, स्थितियों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। जैसे कि पहले किस तरीके से हमारे समाज में स्थिति थी महिलाओं की, उन्हें विविध प्रकार की कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी जो कुरीतियाँ थी, इनके लिए समाज में कौन कौन आगे आया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में आप इस लेसन में पढ़ोगे। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में, इस चैप्टर के जो विविध पहलू हैं उनको आप दो पार्ट्स में देखोगे। एक है औपनिवेशिक काल से पहले का काल और दूसरा है औपनिवेशिक काल के बाद का काल। ठीक है, औपनिवेशिक काल में कौन कौन से समाज और सुधार किए गए, वहाँ पर कौन कौन सी असमानताएं देखने के लिए मिली हमें। और दूसरा आप देखोगे कि औपनिवेशिक काल के बाद का, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद का काल जो था वो कैसा था, उस समय स्थिति में क्या क्या बदलाव आए और कहाँ कहाँ पे और ज़रूरत थी सुधार की। ये सारी चीज़ें आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स अपना आज का टॉपिक। देखो, भारतीय समाज में राजनीतिक लोकतंत्रीकरण ने भारत को अनेक सामाजिक विषमताओं का अंत करने में मदद की है। यानी कि जब हमारे देश में लोकतंत्रीकरण की स्थापना हो गई तो क्या हुआ, जितनी भी सामाजिक विषमताएं थी, ऊंच नीच, जाति भाव, है ना, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग में जो दलितों का मसीहा कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, तो उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा इन सारी चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। क्योंकि पहले ये गोरा काला रंगभेद की नीति, इन सब चीज़ों के लिए नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाई थी। तो ये जो निम्न उच्च तबके जो जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सारी जो चीज़ें थी इसके मतलब निचले तबके के लोगों में नई राजनीतिक चेतना लाई इन्होंने। ठीक है, और ये जो भेदभाव, ये सब जो भी चीज़ें थी ना, ये समाप्त हो गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये सारी जो चीज़ें थी ये बहुत हद तक समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब उन वर्गों में गरीबी, निरक्षरता, बेकारी, ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो बुराइयाँ थी, इन सभी का अंत करने में लोकतंत्रीकरण जो था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक है, अतः भारतीय समाज में लोकतंत्रीकरण से समाज में जो परिवर्तन दिखाई दिए हैं, इस लेसन में आप उन्हीं के बारे में पढ़ोगे। जैसा कि अगर हम बात करें औपनिवेशिक काल में समाज सुधार और असमानताएं, यानी कि जो पहले का टाइम था उस टाइम पे हम देखते हैं कि समाज में जाति प्रथा को लेकर के बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कि निम्न जाति के लोगों का काम जो है वो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ब्राह्मण जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है ना, ब्राह्मण जो थे उनको उच्च जाति का समझा जाता था, है ना। क्षत्रिय जो थे उनका काम था कि वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी देखभाल करें, है ना। शूद्र का काम माना जाता था कि वो नाली वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनकी सफाई करें। और जो अछूत माना जाता था निम्न जाति के लोगों को, उनको पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी। मतलब उस वर्ग के लोग ऐसा मानते थे कि अगर वो उनके जल को छू देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। इतना ज़्यादा जो जाति प्रथा थी इन सब चीज़ों को लेकर के लोग जो हैं वो इतना मानते थे इन सब चीज़ों को। अगर हम देखें महिलाओं के केस में, तो महिलाओं के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको पहले क्या होता था, छोटी सी एज में शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी जो कुरीतियाँ थी इन्हें हम समाज में देख सकते हैं। मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं बट पहले के लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनके लिए। अगर हम बात करें तो इनके लिए समाज में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपना योगदान प्रदान किया और इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, ऐसे चुनिंदा नाम है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की थी। इस चैप्टर में आप यही सारी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, कि बाद में क्या चीज़ें, स्थिति कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी और पहले कैसी स्थिति थी। औपनिवेशिक काल के समय अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की जो स्थिति थी ना, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें सुधार करने के लिए राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सारे जो विद्वान थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है,
जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा का जो झंडा लोगों ने गाड़ रखा था ना कि नहीं ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति, इसका अंत करने में ज्योतिबा फुले जो थे इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर किसी महिला का जो हस्बैंड है वो अगर पहले ही मर गया तो महिलाओं को उसके साथ बोला जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, है ना। इस तरह की चीज़ें थी। सोचो, लोग कहते थे कि मतलब जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकल के पढ़ेंगी नहीं, अगर उनको पढ़ना है तो उनको घर के अंदर ही शिक्षा दी जाती थी, उनको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पर्दा प्रथा की ये सारी जो परंपराएं थी ये सब की जाती थी। बट अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद के काल की तो उसमें बदलाव बहुत सारे आए। स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना सहित संविधान के अनेक भागों में बहुत सारे राइट्स की बात की गई। जो सामाजिक विषमता थी उसको अंत किया गया, जैसा कि आर्टिकल 17 में हम लोग पढ़ते हैं अस्पृश्यता का अंत। वहाँ पर ये कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब का अंत किया गया। हमारे संविधान में विविध प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हमें, है ना। इक्वलिटी की बात की गई, रोज़गार के अवसर दिलाने की बात की गई। विविध प्रकार के जो मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग इत्यादि का भेदभाव किए बिना मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं। बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार इत्यादि चीज़ों का अधिकार व्यक्ति को दिया गया। आप ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके अपने आंसर को अफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज़ बुकिश नॉलेज एकदम रटी रटाई लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते जाइएगा, ठीक है। और आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखिएगा, ऐसे नहीं कि आप चैप्टर की तरह से लिखते जाएं, ठीक है। और पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। कि जैसे आपने लिख दिया कि ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने क्या किया, समाज में मतलब जाति प्रथा जो थी उसका अंत किया, ठीक है। और उस वक्त विविध प्रकार की जो प्रथाएं थी जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी जो प्रथाएं थी ना इसको भी आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो अफेक्टेड लगे, ठीक है। समाज में अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, महिलाएं, अल्पसंख्यक आदि के बारे में हमारे संविधान में अलग अलग तरीके से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और इन्हीं उपबंधों के संबंध में जो पिछड़ा वर्ग आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, अनुसूचित जातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, नृजातीय संघर्ष, ये सारे जो आंदोलन हम लोगों ने देखे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे आंदोलन हमें इन्हीं सब चीज़ों की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नृजातीय आंदोलन, तो नृजातीय आंदोलन क्यों किया जाता है? नृजातीय आंदोलन जो विशेष जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि वो समाज में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो समाज में सारे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, उनको अन्य देशों के या अन्य स्टेट्स के जो छोटे छोटे, मान लो कोई छोटा सा राज्य है जैसे नागा विद्रोह जो हुआ था या असम में जो बोडो विद्रोह हुआ था, है ना, तो वहाँ की जो जनजाति जो थे वो अपनी अलग पहचान स्थापित करना चाहती थी, वो किसी और स्टेट में जाकर के मिलना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए जो विद्रोह है ना इन लोगों ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन किस तरीके के हुए लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, और जन आंदोलन के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा जो समाज है उसमें लोकतंत्रीकरण ने क्या किया, लोकतंत्र की स्थापना के बाद विविध प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए। इसके कारण क्या हुआ, पिछड़ी, अनुसूचित जातियाँ या जनजातियाँ या महिला, आदिवासी इत्यादि लोगों में क्या हुआ, अपने हितों को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के उनके अंदर चेतना जागृत हुई। अपने अधिकारों के लिए वो सारे लोग खड़े हुए, अपनी अपनी मांगों को लोगों ने क्या किया, उजागर करना स्टार्ट किया, ठीक है। विविध प्रकार के जन आंदोलन स्टार्ट हुए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आई और उन लोगों ने भी लोगों का सपोर्ट किया, लोगों के हितों की बात की। सामाजिक परिवर्तन के साथ अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि आंदोलन जो थे वो भारत में जोड़े हुए थे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो राजनीतिक पार्टियां थी ना ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को उग्र कर देती थी। जैसे कि अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की, तो ये क्या करते थे, लोगों को ही लड़वा देते थे आपस में, हिंदू मुस्लिम विवाद करा देते थे, है ना।
अब बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है, ये हम देखते हैं ना, जैसे गौ हत्या को लेकर के मुद्दा, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना कहीं ये लोगों के इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती थी। ठीक है, मतलब अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें जो है ये भी हमें देखने के लिए मिलती थी कहीं ना कहीं आंदोलन में। ठीक है, क्षेत्रीय आंदोलन जो है वो जो विविध प्रकार के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता था। जनजातीय आंदोलन अपनी जनजाति की हितों के संरक्षण के लिए जो आंदोलन किए जाते थे वो हैं। ठीक है, ये अब इसके बाद है उच्च जाति के आधिपत्य को पिछड़े वर्ग व दलितों की चुनौती। यानी कि हमारा जो संविधान है इसके अंदर क्या हुआ, सभी लोगों को वयस्क मताधिकार दिया गया। ऐसा नहीं था कि जो अधिकार है वो सभी लोगों को नहीं दिया जाएगा। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं 9th क्लास का जो चैप्टर है आपका फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें वयस्क मताधिकार की, सबसे पहले जो राइट्स की बात की गई थी वो वहीं पे मिला था। बट वहाँ पे भी पहले उन लोगों को ही राइट्स मिला था जो पुरुष है और जो 3 दिन के जितनी रोज़गार कि जितना टैक्स देते थे वहाँ पे, और ऊपर से वहाँ पे भी वो भी उन लोगों को मिला था जो एजुकेटेड पुरुष है, बाकी के लोगों को नहीं मिला था। बट फिर धीरे धीरे लोगों ने क्रांति की, फिर उसके बाद सारे लोगों को जो है राइट्स मिला, उसके बाद महिलाओं को नहीं मिला था तो फिर उन लोगों ने भी क्रांति की। ऐसे कर करके जो अधिकार है ना वो धीरे धीरे अस्तित्व में आए। और लेकिन आज के टाइम पे सभी लोगों को अधिकार है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 ईयर्स के बाद सभी लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वोट देने का अधिकार उनको दे रखा है, अपनी मर्जी के किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव, पिछड़े और गरीबों के आरक्षण की बात की गई अब। ठीक है, दलितों के लिए विशेष प्रकार के उपबंध किए गए, रिजर्वेशन जो है उनके लिए विशेष क्षेत्र आरक्षित किए गए। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए भी नौकरी वगैरह इत्यादि के क्षेत्र में विविध प्रकार के जो सीट्स हैं उनको रिज़र्व किया गया। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई। अगर महिला किसी पॉलिटिकल पार्टी में खड़े होना चाहती है तो उनके लिए भी सीट रिज़र्व की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि को आगे बढ़ने के लिए सरकार ने विविध प्रकार के आरक्षण जो है वो प्रदान किए ताकि उन लोगों को मौका मिले समाज में आगे उठने का। यही आप इस सब पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन और समाज के निचले तबकों में सामाजिक और राजनीतिक सोच ने उच्च जाति को चुनौती दी। ठीक है, अब जो पिछड़ी जातियाँ हैं या जो दलित है इन पर इनका दबदबा बहुत ही मतलब देखा जा सकता है बट कम हो गया है। ठीक है, अब हम जैसे करें बहुजन समाज पार्टी है या फिर आपकी RPI इंडियन रिपब्लिक पार्टी जो है, ये सारी जो पार्टियाँ हैं इन्होंने क्या किया था, अपने अपने गठन बना करके क्या किया था, इनके हितों को उजागर करने के लिए गठन बनाए थे और इनके हितों के लिए बात की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। राज्य लोकतंत्र और परिवर्तन, यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के अधिकारियों की भूमिका जो है उसको लेकर के हमेशा से लोगों के मन में संदेह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो राज्य है उसका कार्य क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य करना। राज्य जो है, स्टेट जो है, उसका काम है लोगों के जनहित की बात करना, स्टेट के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो पहले जो लोग थे ना वो दोष देते थे कि वो जो स्टेट है वो सिर्फ उच्च वर्ग के जो भी चीज़ें हैं ना उसका उच्च वर्ग को ही फ़ायदा होता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके हितों को लेकर के जो स्टेट है वो इतना जिम्मेदार नहीं है। बट सामाजिक परिवर्तन जो है वो तेज़ी के साथ भारत में ही नहीं हुआ बल्कि लगभग 50 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं। और अब जो स्थिति है, सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसमें कई प्रकार के देखने के लिए परिवर्तन हमें मिलते हैं। अब जो स्टेट है उसने बहुत सारे लोग कल्याणकारी कार्य किए, जनहित की सुविधाओं के लिए विविध प्रकार के प्रावधान किए हैं। अगर हम बात करें जाति की तो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ इन या आरक्षण आंदोलन, इन सभी वर्गों की जो स्थिति है लोकतंत्र के आने के बाद काफ़ी मजबूत हो गई है। इनके आरक्षण के लिए और इनके विशेष प्रकार के प्रावधानों के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों को प्रदान की है, इनके हितों को ध्यान में रखिए। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था ना कि जैसे अगर निम्न जाति के तो आपको चुनाव में खड़े होने की राइट्स नहीं है, बहुत सारे राइट नहीं थे वहाँ। तो पहले जब पानी पीने की अगर वो अनुमति नहीं थी उनको, उनके घर में अगर वो छू देंगे कुछ तो अछूत हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पार्टी में खड़े होना तो बहुत बड़ी बात है। बट अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी पार्टी में खड़े हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मायावती है ना। मायावती जी भी खड़ी हुई थी, हालांकि वो निम्न जनजाति की थी बट वो खड़ी हुई थी। तो मतलब कि ये है कि अब हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर आप
कोई भी चाहे किसी भी जनजाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसे हर जगह इक्वल राइट्स दिए गए। इनइक्वालिटी को समाप्त कर दिया गया है। इसकी बात मौलिक अधिकारों में की गई है। धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 40 इस बात की बात करता है। 15 में समान अधिकारों की मतलब इसके लिए बात की गई कि समानता के अवसर, यानी कि अगर कोई भी कहीं भी काम करने जा रहा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरी के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अतः पुरानी उच्च जाति प्रमुख को इससे चुनौती मिली, लेकिन पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है वो आरक्षण संबंधी आंदोलन रहा, जिसने क्या किया, इन लोगों की जो स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया। अब अगर हम बात करें लिंग भेद की, तो हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के सामाजिक स्थिति प्रदान की गई है। उनकी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो गई है। पहले क्या था, बाल विवाह कर दिया जाता था, पर्दा प्रथा थी, ये सारी प्रथाएं जो है वो अब समाप्त हो गई लोकतंत्र आने के बाद। लोकतंत्र की स्थापना के बाद अब महिलाओं की आयु, हम बाल विवाह अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ भी कानून में है कि अगर आप कोई जबरन विवाह करा रहा है या बाल विवाह करा रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट तक कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह जो है उस पर रोक लगाई गई है। जो 3 तलाक था उसको भी बंद कर दिया गया। महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, महिलाओं की शिक्षा की बात की गई है। ठीक है। 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन में आरक्षण की बात की गई है। और RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बालक या बालिका को 6 से लेकर के 14 साल के हैं जो, उनकी एजुकेशन जो है वो फ्री है। ठीक है ना, तो उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करती है सरकार। तो सोचो अब स्थिति कितनी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई है। पहले एक ऐसा भी टाइम था जब लड़कियों को स्पेशली शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना, या फिर जो समाज का जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो शिक्षा नहीं दे पाता था अपने वर्गों को, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष या महिला जो भी हो, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता। भाई अगर पेरेंट्स के पास दो वक्त का खाना जुटाने की पैसे नहीं है, अगर जो इतना गरीब है मान लो कोई, तो वो कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन देगा। तो गवर्नमेंट ने लोगों की बहुत हेल्प की। अब स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है। अब हम बात करते हैं उदारीकरण, गरीबी और सामाजिक बदलाव की। ठीक है। जब लिबरलाइजेशन आया तो क्या हुआ, गरीबी मिटाने के लिए क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, अब दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पर आकर के बाज़ार स्थापित कर सकती हैं और यहाँ के लोग वहाँ पर जाकर बाज़ार स्थापित कर सकते हैं। हम इस देश से दूसरे देश में भी जाकर एजुकेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, एजुकेशन वर्क भी कर सकते हैं। तो आया ये सारी जो चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो अगर जाहिर सी बात है अगर कंपनीज़ मान लो यहाँ पे स्थापित होंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को रोज़गार भी तो मिलेगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो गरीबी भी समाप्त होगी, सामाजिक बदलाव आएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उदारीकरण जो है इसने ज़ोरदार मांग प्रस्तुत की। ठीक है। उदारीकरण से क्या हुआ, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को दूर करने में बहुत हेल्प मिली है। ठीक है। जाहिर सी बात है लिबरलाइजेशन हो गया है ना। अब अगर हम बात करें मानव विकास, संदर्शिता और वास्तविकताएं, तो भारत में आर्थिक और राजनीतिक विकास जो है वो अब बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गया है, लेकिन अभी भी इस संबंध में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई। जैसा कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हमने इसको 2 काल में बांटा। एक तो था औपनिवेशिक काल, से पहले का क्या था, चीज़ें क्या क्या थी, और बाद की चीज़ें क्या क्या थी। यानी कि जब लोकतंत्र नहीं आया था उससे पहले क्या था, राइट्स नहीं थे। और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में हमने देखा था, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में मतलब और नाजीवादी विचारधारा जब देखा था आप लोगों ने, मतलब हम सब ने ही पढ़ा है कि कैसी चीज़ें थी। हिटलर का नाजीवाद देखा था हम लोगों ने, है ना, मतलब हद से ज़्यादा वायलेंस, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उस वक्त, उससे पहले राइट्स नहीं थे, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें थी। लोकतंत्र आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई। लोगों के राइट्स की बात हुई, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हुई, पुरुषों के लिए आरक्षण, हर जगह जो निम्न वर्ग के तबके के लोग हैं उनके आरक्षण की बात हुई। सरकार ने उनको ऊपर उठाने के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए, इनइक्वालिटी हटाने की बात हुई, नौकरियों के अवसर प्रदान किए गए, 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड की गई उनको। मतलब स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर गई है। गरीबी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा और किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यही था इस पूरे चैप्टर में। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो या अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल पर
इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जल्द ही हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, मैंने MPSC 007 की चैप्टर नंबर 1 to 3 की वीडियो तो ऑलरेडी डाली हुई है, लेसन नंबर 5 की भी डाल दी थी, और लेसन नंबर 7, 8, 11 और 16 की वीडियो भी आप लोगों की अपलोड हो रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।